Every single book which I've toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं भारत में तेल और प्राकृतिक गैस के खोज की। अब दरअसल ये सारी बातें हमें बताई गई हैं हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, और उन्होंने बताया है कि भारत के अंदर जल्द ही हम लोग बड़े स्तर पर तेल और गैस की खोज करने वाले हैं। और ये समझिए कि ये सभी चीज़ें सक्सेसफुल होती हैं तो उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आएगा। तो क्या क्या बातें समझने जानने योग्य है, आइए आगे बढ़ के देखते हैं। न्यूज़ का कहना है इंडिया हैज सेवरल गुयाना साइज ऑयल रिजर्व इन अंडमान सेज हरदीप पुरी। तो देखिए भाई, फिलहाल पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर ये कहा गया है कि भारत में गुयाना साइज के ऑयल रिजर्व है। गुयाना साइज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बीते दिनों एक ऐसा घटना हुई थी जिसमें गुयाना के अंदर ऑयल रिजर्व की खोज की गई थी, और जब गुयाना के अंदर ऑयल रिजर्व मिले तो उसने गुयाना को दुनिया के अंदर 20 सबसे बड़े ऑयल रिजर्व वाले देशों में उसको शामिल कर दिया। तो भारत के लिए भी इसलिए कहा जा रहा है दैट इंडिया हैज सेवरल गुयाना साइज्ड ऑयल रिजर्व इन अंडमान। तो भारत में कहाँ माने जा रहे हैं रिजर्व? अंडमान वाले क्षेत्र में माने जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल इसके लिए काम जो है वो शुरू हो चुका है और जल्द ही इन सभी चीज़ों की खोज भी की जाने लगेगी बहुत ही तेजी से। तो देखिए, भारत अंडमान सागर में एक बेहद बड़ी ऑफशोर तेल की खोज कर सकता है, जहां इस तेल भंडार में 2 लाख करोड़ लीटर कच्चा तेल हो सकता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अंडमान सागर वाले क्षेत्र में हम लोग सोच रहे हैं कि सारा काम किया जाएगा, और पूरी उम्मीद यह है कि बड़ी मात्रा में यहाँ कच्चा तेल मौजूद है। हालांकि कितनी ज़्यादा बड़ी मात्रा है ये भी हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 लाख करोड़ लीटर कच्चा तेल हम लोग बात कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी संख्या है। और समझिए कि अगर इतना तेल हम लोग को मिल जाता है तो बिल्कुल लिटरली भारत को फिर उसके बाद अपनी अर्थव्यवस्था के मामले में एक बहुत ही बड़ा बूम मिलने वाला है, बहुत ही बड़ा उछाल भारत की अर्थव्यवस्था में होगा। इससे जुड़ी बातों में और क्या क्या शामिल है, तो देखिए, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार यह गुयाना की परिवर्तनकारी खोज को टक्कर दे सकता है। तो गुयाना की खोज मैंने आपको बताई थी कि इतनी बड़ी खोज थी कि उसने गुयाना को ऑयल रिजर्व्स वाले देशों की सूची में टॉप 20 में शामिल कर दिया था। अब भारत के मामले में हम क्या क्या चीज़ समझते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो गुयाना में क्या हुआ था? तो देखिए, गुयाना के तट पर एक्सॉन मोबिल हैज कॉर्पोरेशन CNOOC इन्होंने 11.6 अरब बैरल से अधिक का विशाल भंडार खोजा था। समझ रहे हैं, इतनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में यहाँ भंडार खोजा गया था। और जैसे ही ये भंडार मिला था गुयाना में, तो समझिए गुयाना फिर पूरी दुनिया के अंदर टॉप 20 ऑयल रिजर्व वाली कंट्रीज़ में शामिल हो गया था, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था में भी बड़ा उछाल हुआ था। हालांकि ये सभी काम ऐसा नहीं है कि एक बार के प्रयास में हो गया हो, क्योंकि भारत में भी अभी हम खोज कर रहे हैं। बीते दिनों बलिया में हम लोग को ऑयल के रिजर्व मिले, ठीक है, ये हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रयास जारी हैं, जिसकी वजह से सभी चीज़ें हो पाई हैं। अब बलिया के ऑयल रिजर्व्स के अलावा हमें दूसरी चीज़ जो पता यहाँ पर चल रही है वो खास ये है कि अभी हम लोग अंडमान सागर के अंदर मान के बैठे हुए हैं कि चीज़ें हैं, और हमारे पास में पहले से कुछ ना कुछ सबूत ऐसे हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम मौजूद हैं। और मौजूदगी भी भारत के मामले में जो है वो अंडमान सागर के अंदर ऑयल रिजर्व्स की वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब गुयाना की बात करें तो क्या गुयाना में ये काम एक ही प्रयास में हो गया था? तो नहीं। दरअसल गुयाना की स्थिति समझते तो पता चलता है कि गुयाना में पहले 46 तेल के कुएं खोदे गए थे, लेकिन जो 46 तेल के कुएं खोदे गए थे बिल्कुल खाली थे, वहां कुछ भी मिला नहीं था। मतलब समझिए कि 46 प्रयास असफल थे। 46 असफल प्रयासों के बाद जब 47वां कुआं खोदा गया तो तब जाकर के वहां तेल मिला, और ये पता लगा कि जो तेल मिला है वो इतनी ज्यादा बड़ी मात्रा में कि पूरी अर्थव्यवस्था में ही परिवर्तन कर सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे, और वही स्थिति यहाँ पता चल रही है कि एक बार के प्रयास में ज़रूरी नहीं है कि सफलता मिल जाए आपको। बहुत सारे लोगों को मिलती भी है, लेकिन हाँ, अगर नहीं मिल रही है तो आपको चीज़ें पता है तो आप बार बार प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, जो हमें पता चल रहा है गुयाना के मामले में भी। ठीक वही स्थिति हम लोग भारत के मामले में मांग रहे हैं कि भारत में अगर ये सभी चीज़ें सक्सेसफुली हो जाती हैं तो भारत के लिए फिर ये तेल के भंडार एक बड़ा गेम चेंजर हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी पता चला है कि भाई हाल ही में सुधार और आक्रामक खोज अभियान के तहत एक बड़ी खोज के लिए आधार तैयार किया जा रहा है भारत में। ठीक है, ये साफ तौर पे पुरी साहब ने बताया है कि भाई सरकार के हालिया सुधार और आक्रामक खोज अभियान में एक बड़ी खोज के लिए आधार तैयार
किया जा रहा है। इसके अलावा अंडमान क्षेत्र में तेल की खोज भारत की अर्थव्यवस्था को 3.7 लाख करोड़ डॉलर से 20 लाख करोड़ डॉलर तक ले जा सकती है। मतलब समझ लो कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है भारत की अर्थव्यवस्था में। समझिएगा कि पूरी तरह चीज़ें हो जाती हैं सक्सेसफुली तो लगभग 7 गुना आगे बढ़ जाएंगे अर्थव्यवस्था के मामले में। इस तेल की खोज से भारत 3.7 लाख करोड़ डॉलर की इकॉनमी से 20 लाख करोड़ डॉलर की इकॉनमी एक ही बार में बनने की क्षमता प्राप्त कर लेगा। ठीक है, और ये पूरे के पूरे भारत का जो तेल भंडार की स्थिति होगी उसके बाद ये भारत के एनर्जी लैंडस्केप में भी एक बड़ा ही नया चीज लेकर के आएगा। तो मतलब बड़े परिवर्तन आने वाले हैं इसके माध्यम से, ये भी चीजें हम लोग को यहाँ पता चल रही है। अब भारत की क्षमताओं को लेकर क्या क्या बातें चल रही है, यानी कि अगर भारत में हम ऑयल रिजर्व्स को देख रहे हैं जानने समझने, तो कहाँ और ऐसा क्यों हुआ कि आज तक भारत में इतनी बड़ी मात्रा में हम लोगों ने ऑयल रिजर्व्स की खोज नहीं की। भारत तो भारत ही है, पहले भी था आज भी, तो ऐसा क्या हुआ अब तक कि हम लोग अब तक इन तेल के भंडारों तक नहीं पहुंच पाए। तो इस मामले में पता चलता है हम लोग को कि देश में 35 लाख करोड़ किलोमीटर तलछटी बेसिन है, लेकिन कभी भी 8% क्षेत्र से आगे अन्वेषण नहीं किया गया। तो भारत के अंदर सोचिए कि 35 लाख वर्ग किलोमीटर का तलछटी बेसिन है, लेकिन हम लोग इसके केवल और केवल 8% क्षेत्र तक ही सीमित रहे, 8% से आगे हम लोग नहीं बढ़े। तो इससे वह पता चलता है हम लोग को कि हमारा आज भी समुद्र तल का एक बड़ा हिस्सा अप्रयुक्त है, जिसका हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया। जब इस्तेमाल करेंगे तो पता चलेगा ना कि स्थिति क्या है। तो हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसलिए अभी हम लोग वहां के संसाधनों तक पहुंच प्राप्त नहीं कर पाए। केवल हम लोग 35 लाख वर्ग किलोमीटर तलछटी बेसिन के 8% की सभी चीजें संभाल पाए। अब तलछटी बेसिन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो निषिद्ध क्षेत्र हैं, यानी कि वहां पर चीजें अलाउड नहीं है करना। ठीक है, अब जो ये निषिद्ध क्षेत्र है, अब इन निषिद्ध क्षेत्रों को लेकर के भी सरकार अप्रोच बदल रही है, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि भाई हमने अब जो नया निर्णय लिया है उनमें से एक निर्णय ये भी है कि जो तलछटी बेसिन के 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जिसको निषिद्ध क्षेत्र कहते हैं, अब उस क्षेत्र को भी E&P के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा, ताकि भाई आप आओ और आप आकर के यहाँ पर भी अब अपनी रिसर्च करो, अन्वेषण करो और यहाँ पर खोज करने की संभावना देखो कि कितना तेल हमें मिल सकता है, क्या कितनी गैस हमें मिल सकती है। अब यहाँ पर भी ड्रिलिंग कीजिए, यहाँ पर भी खोज कीजिए। कोई भी क्षेत्र ऐसा हम नहीं छोड़ रहे हैं जहाँ से हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में कोई भी रुकावट हो। तो जिस क्षेत्र को अब तक हम लोगों ने निश्चित रखा था, अब वहाँ भी चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेंगी। इसके साथ साथ ये भी पता चलता है कि भारत आज के समय में 80% से अधिक अपना तेल आयात करता है, 50% से अधिक प्राकृतिक गैस का आयात करता है, और 5 अरब बैरल की खोज भी अगर यहां पर हो जाती है तो ये समझिए कि भारत के लिए एक बड़ा ही परिवर्तनकारी घटना ये सिद्ध हो जाएगी। भारत अपने ऑयल के मामले में और गैस के मामले में दुनिया के अनेक देशों पर डिपेंड है, और ऑयल के मामले में तो ये समझिए कि हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा, और इतनी बड़ी डिपेंडेंसी है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है भारत तेल के मामले में। हमारे देश में बाजार तो सबको मिल जाता है क्योंकि हम लोग की आवश्यकता ज़्यादा है, हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, भारत एक बड़ा देश है, तो यहाँ बाजार है, लेकिन हमारे पास अपने खुद के रिजर्व्स अब तक नहीं थे। इसी वजह से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे देशों पे हमें निर्भर रहना पड़ता था। पर ऐसी खोजें अगर भारत में होने लग जाए तो फिर समझिए कि हम लोगों की जो दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे शिफ्ट होगी और हमारी अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, हमारे देश की GDP आगे बढ़ेगी और कंप्लीटली हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पल रहने वाला है। इसके अलावा कुछ खास खोजों का उदाहरण भी दिया यहाँ पर हमारे मंत्री साहब ने। उन्होंने बताया कि सूर्यमणि में 4 मिलियन मीट्रिक टन तेल की संभावना है। इसके अलावा नीलमणि में 1.2 मिलियन मीट्रिक टन तेल की संभावना। ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ अलग अलग प्रकार के तेल की संभावनाएं बताई जा रही हैं। 2865 मीटर की गहराई पर स्थित एक अन्य कुएं में तेल और गैस दोनों के भंडार पाए गए हैं, तथा उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि ये अभी कम आंकलन है, अभी यहाँ पर और भी बड़ी मात्रा में रिजर्व्स हो सकते हैं, इसकी भी संभावना है। तो भारत में कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र हैं जहाँ पर चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं और पॉजिटिव हैं। इसी वजह से हम लोग लगातार आगे बढ़ने के लिए सक्षम हैं और आगे बढ़कर हम लोग खोज को अपनी और अच्छा भी बनाएंगे। हालांकि बात करें लागत की तो देखो ये वाली बात ध्यान रखना, जैसे कि आप लोग को मैंने गुयाना का एग्जांपल दिया था कि भाई 46 कुएं खोदे तब भी सक्सेस नहीं मिली थी। 47वें कुएं को खोज के पता लगा कि भाई इतना बड़ा भंडार है तेल का कि भाई ये तो दुनिया के टॉप 20 कंट्रीज में शामिल हो जाएगा। अब वही स्थिति भारत के मामले में भी है। भारत में भी खोजें चल रही हैं, कुएं हम लोग खोद रहे हैं, लेकिन ड्रिलिंग पे बड़ा खर्च आता है और ड्रिलिंग का खर्च ही ना हर एक देश को परेशान करता है। इसी वजह से देश जल्दी इन खोजों की तरफ आगे नहीं बढ़ते। उनको लगता है कि पैसा खर्च हो जाएगा, लाभ नहीं हुआ तो फिर दिक्कतें होंगी, तो इसी वजह से वो मामला बैलेंस करके चलते हैं। तो देखिए, एक तटवर्ती कुएं की लागत औसतन
4 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास आती है। यानी कि अगर तटवर्ती कुआं खोजा जाता है, तट के पास अगर आप एक कुआं खोजते हैं, उसके ड्रिलिंग का काम करते हैं, तो समझिए कि भाई 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च होंगे। लेकिन एक अपतटीय कुएं की लागत 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक होती है। यानी कि जब आप समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं और गहराइयों में उतर के जब आप खोज करने लगते हैं संसाधनों की, तो आपको इतना पैसा तक खर्च करना पड़ सकता है। ये वैश्विक मानदंडों से पता चल रहा है कि भाई इतनी स्थिति है, जो आंकड़ा सामने है। सरकारी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने इस साल जितने कुएं खोदे हैं भारत में, वे 37 साल के अंदर सबसे ज़्यादा। और इससे हमें पता चलता है कि 2024 में कंपनी ने 541 कुओं की खुदाई की, जिसमें 103 एक्सप्लोरेटरी हैं और 438 डेवलपमेंटल कुएं हैं। तो इस प्रकार से लगातार भारत में कुएं की खोज मतलब कुएं को खोदने का काम लगातार किया जा रहा है। और इसके माध्यम से हम लोग अपनी अपनी संभावना तलाश रहे हैं कि हमारे लिए क्या क्या संभावनाएं आने वाले समय में देश के अंदर रहने वाली, और क्या क्या चीज़ें हमारी बेहतरीन चलेंगी और कैसी होंगी। अब ये समझिए कि जिस प्रकार से कंपनी ने काम किया है, 541 कुएं खोदे हैं, और खोदने के बाद ये भी पता चल रहा है कि भाई लागत भी बढ़ी आई है, ठीक है ना। तो 37,000 करोड़ रुपए का अपना रिकॉर्ड हाई पूंजीगत खर्च भी कंपनी ने रिकॉर्ड करवाया है, दर्ज करवाया। मतलब कंपनी ने बताया कि हमने काम भी किया, कुओं की खुदाई भी की, लेकिन कुओं की खुदाई पे पैसा भी बड़ी मात्रा में खर्च हुआ है, 37,000 करोड़ रुपया, ठीक है। तो मामला जो है वो मामला पूरी तरह से महत्वपूर्ण है, खास है अपने आप में, ठीक। अब इसके अलावा बात करें हम लोग भारत की वैश्विक स्थिति की, कि भाई भारत की वैश्विक स्थिति क्या है, ठीक है ना। तो अब भारत की स्थिति जो है वो पूरी दुनिया के अंदर इस पूरे मामले में काफ़ी ज़्यादा खास है, जैसे कि आपको मैंने बताया अभी, ठीक है। तो भारत का मामला ये समझिए कि 80% से ज़्यादा, ठीक है, 80-85% जनरली रहता है। तो माना जाता है कि तेल के मामले में भारत की स्थिति ऐसी है कि भारत अपने कच्चे तेल की ज़रूरत का 80 से 85% जो है वो आयात से ही पूरा करता है। यानी कि दूसरे देश पर डिपेंडेंसी है, दूसरे देश से हमें लेना ही पड़ता है, हमारे पास रिजर्व बहुत कम है। इसके अलावा भारत आज के समय में कच्चे तेल के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक भी है। हम लोग दुनिया में इतना ज़्यादा आयात कर लेते हैं तेल, कच्चे तेल का, कि दुनिया में तीसरा स्थान अभी हमें फिलहाल इंपोर्टर के मामले में मिला हुआ है। और दुनिया के अंदर ये समझिए कि अमेरिका और चाइना, ये ऐसे दोनों देश हैं जो दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल के इंपोर्टर हैं, आयातक हैं, ठीक है। क्योंकि जब अपने पास संसाधन नहीं होंगे पर फिर भी आपको ज़रूरत तो है, और इसी वजह से ज़रूरत पूरी करने के लिए आप दूसरे देशों से मामला खरीदोगे, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो आयात करता है कच्चे तेल का वो अमेरिका करता है, फिर चाइना करता है, और तीसरे पे भारत का स्थान है। हालांकि हम बात करें कि भारत में कहाँ मौजूद है कच्चा तेल, क्योंकि भाई हम लोग जब 85% 80% ही आयात कर रहे हैं, तो बाकी भी तो ज़रूरत पूरी कर रहे होंगे ना। कहाँ से कर रहे होंगे? जब हम आयात नहीं कर रहे हैं तो मतलब हमारे देश में मौजूद है, तो देश में कहाँ है? तो देखिए आज के समय में भारत का जो कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन होता है वो असम, गुजरात, राजस्थान, मुंबई हाई और कृष्णा गोदावरी बेसिन से होता है। यहाँ हमारे मुख्य ऑयल के केंद्र हैं। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादुर में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाकर रखे गए हैं, और ओडिशा और राजस्थान में नई साइट्स की योजना भी बनाई जा रही है। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि चीज़ें बदलें, हम लोग जो डिपेंडेंसी रखे हुए हैं दूसरे देशों पे वो हम शिफ्ट करके अपने देश पर लेकर के आए, अपनी अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग चीज़ें हम चलाएं। बात क्लियर है सभी को? इसके अलावा भारत किस किस देश से अपना आयात करता है तेल का? तो देखिए सबसे बड़ा आयात जो होता है भारत का वो रशिया से होता है। रूस से हम लोग सबसे अधिक आयात करते हैं कच्चे तेल का, और ये मानिए कि 35% या इससे ज़्यादा हम लोग यहीं से ही आयात कर लेते हैं। इसके अलावा जो बाकी स्थिति है उसमें पता चलता है कि इराक से हम लोग 20%, सऊदी अरेबिया से 15%, यूएई से 6% और अमेरिका से 3.5% आयात करते हैं। इसके अलावा बाकी जो बचा हुआ 20.5% है वो दुनिया के अलग अलग देशों से थोड़ा थोड़ा आयात हम लोग कर लेते हैं। पर जो मुख्य देश है हमारे मामले में वो सबसे बड़ा रशिया है, दूसरे पे इराक है और तीसरे पे सऊदी अरेबिया। ये हमें 2024 का डाटा पता चल रहा है यहाँ पे। क्लियर है बात सारी? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है भारत के तेल के भंडारों के मामले में, और साथ साथ भारत के अंदर जो परिवर्तन आने वाले समय में हो सकता है उनके मामलों में। सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है कि आप लोग याद रखें। जीएस पेपर 3 के हिसाब से सब कुछ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो इसके अलावा हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग देंगे मुझे कॉमेंट में, ठीक है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक है। कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन वर्तमान में असम, गुजरात, राजस्थान, मुंबई हाई और कृष्णा गोदावरी बेसिन में केंद्रित है। भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यातक रूस है। तो बताइए कितने सही है? इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा। इसके अलावा आप सभी लोगों की तैयारी को अच्छा बनाने के लिए स्टडी आईक्यू ने शुरू किया है P2I फाउंडेशन बैच प्रतिज्ञा। ये प्रतिज्ञा बैच उन लोगों के लिए खास है जो 2026 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो आपके लिए ये बैच जो है बेस्ट है, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही चरणों की तैयारी कराई जाएगी। आप लोग को 1000 घंटे से अधिक की कक्षाएं मिलेगी, प्रिंटेड और हैंड रिटन नोट्स भी आप लोग को मिल जाएंगे यहाँ पे। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगी। और ये समझिए
कि अगर आप लोग बैच में एनरोल रहते हैं तो मंथली टॉप टेस्ट परफॉर्मर को 11,000 का प्राइस दिया जाता है। और अगर आप बैच में एनरोल रह के तैयारी अच्छे से करते हैं और प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करते हैं तो ये समझिए कि आपकी पूरी फीस वापस भी कर दी जाती है। तो फिलहाल इस बैच का जो प्राइस है वो 28,999 है, लेकिन ये है आपके लिए डिस्काउंट कोड यूज़ करने के बाद। अगर आप डिस्काउंट कोड यूज़ करते हैं तब जाके आपको ये इतने में मिलेगा, अदरवाइज आपको 7,000 रुपये ज़्यादा पे करने होंगे। तो आपको कोड यूज़ करना है KL Live। KL Live कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो समझिए कि ये बैच आपको मिलेगा 7,000 रुपये के डिस्काउंट पे 28,999 रुपये में। लेकिन बैच जो है वो शुरू हो रहा है 23 जून 2025 से सुबह 8 बजे। तो मॉर्निंग का बैच है, इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे साथ कहाँ जुड़ना है? टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स, इन सभी जगह आप जुड़ सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंचने के लिए QR कोड स्कैन कर सकते हैं, जहां हम सभी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। चलिए, तो इस बस इतना ही आज की क्लास में। इतनी ही इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों को करनी थी, तो सभी बातें हम लोगों ने जान ली है, समझ ली है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी की बातें हम लोग करेंगे आने वाली और क्लासेस में, लेकिन तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए। जिन्होंने लाइक नहीं किया है, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। फिलहाल दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Every single book which I've toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ, and I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.